हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूएस इंडिविजुअल टैक्स कंप्लायंस की दुनिया को करीब से समझेंगे। इमेजिन कीजिए, आपका पहला क्लाइंट आपके ऑफिस में बैठा है और आपके सामने फाइलों का एक ढेर है। आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? नमस्ते। ये सोचना बिल्कुल सही है। टैक्स की तैयारी सिर्फ नंबर भरने का काम नहीं है, ये एक कहानी को समझने जैसा है। तो आज हम नियमों को रटेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे कि वो असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए उस पहले क्लाइंट की कहानी शुरू करते हैं। पहला कदम क्या होगा? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उनकी पर्सनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे। उससे भी पहले एक और जरूरी कदम है। शुरुआत हमेशा होती है अतीत से, यानी क्लाइंट के पिछले साल के टैक्स रिटर्न से। अच्छा, तो प्रायर ईयर रिटर्न्स। हाँ, ये किसी भी केस की नींव होती है। हम प्रायर ईयर रिटर्न्स को 3 चीजों के लिए देखते हैं: एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और कंप्लायंस। तो ये एक तरह से जासूसी का काम है, पिछले साल के रिटर्न में सुराग ढूंढना। बिल्कुल, और ये सुराग आपको इस साल हजारों डॉलर बचा सकते हैं। हम ढूंढते हैं कैरी ओवर्स। कैरी ओवर्स जैसे कि कैपिटल लॉस। हाँ, जैसे कोई कैपिटल लॉस जो पिछले साल पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया, या फिर कोई नेट ऑपरेटिंग लॉस। इसके अलावा हम एसेट बेसिस और डिप्रिसिएशन के स्केड्यूल्स को भी ध्यान से देखते हैं। ठीक है, और अगर कोई गलती मिलती है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम टैक्स पेयर को बताएं। उसे ठीक करना या ना करना उनका फैसला है, जब तक वो हमें ऐसा करने के लिए हायर ना करें। ओके। तो पिछला साल देखने के बाद अब हम इस साल पर आते हैं। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन की बारी। एग्जैक्टली। अब हम बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं: लीगल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, और सबसे जरूरी चीज है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी टिन। ये SSN, ITIN या 18 हो सकता है, राइट? करेक्ट। और आज के जमाने में धोखाधड़ी से बचने के लिए फोटो आईडी और सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स को चेक करना बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा एक टूल है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन पिन या IP पिन। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है ना। ये सिर्फ एक्स्ट्रा लेयर नहीं, ये एक ताले की तरह है। ये IRS का दिया हुआ एक 6 डिजिट का पिन है। अगर किसी को ये पिन मिला है तो फाइल करते समय इसे रिटर्न पर डालना ही होगा, वरना रिटर्न रिजेक्ट हो जाएगा। वाह, मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसके पिछले प्रिपेयर ने उसके प्रायर ईयर रिटर्न को ठीक से नहीं देखा था। मैंने रिव्यू किया तो पता चला कि एक बहुत बड़ा कैपिटल लॉस कैरी ओवर मिस हो गया था। सिर्फ उस एक खोज से उस क्लाइंट को उस साल लगभग $10,000 के टैक्स की बचत हुई। कमाल है। ये है प्रायर ईयर रिव्यू की ताकत। आपने टिन्स का जिक्र किया है, SSN, ITIN और ATIN। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर मुझे लगता है कि ये बहुत अलग-अलग दरवाजे खोलते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। सोचिए, एक नॉन रेसिडेंट एलियंस हैं जिन्हें यूएस में बिजनेस करना है, पर उनके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, तो वो टैक्स कैसे फाइल करेंगे? यहीं पर टिन्स की पहेली शुरू होती है। तो यहीं ITN काम आता होगा। करेक्ट। SSN यानी सोशल सिक्योरिटी नंबर तो यूएस सिटीजन्स और काम करने के लिए ऑथराइज्ड नॉन सिटीजन्स के लिए है। लेकिन जो लोग SSN के लिए एलिजिबल नहीं है पर उन्हें यूएस में टैक्स रिटर्न फाइल करना है, उनके लिए है ITN। इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एग्जैक्टली। एक मिनट, यहाँ एक जरूरी बात साफ कर लेते हैं। ITN होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो इंसान यूएस में लीगली काम कर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। ITN से काम करने का अधिकार, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स या अर्न्ड इनकम टैक्स क्रेडिट कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिपोर्टिंग के लिए है। और इसके लिए कौन सा फॉर्म है? इसके लिए फॉर्म W7 फाइल करना होता है। साथ में फॉरेन स्टेटस और आइडेंटिटी का प्रूफ जैसे पासपोर्ट देना पड़ता है। और ATIN वो कब इस्तेमाल होता है? ATIN है अडॉप्शन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये उन गोद लिए गए बच्चों के लिए एक टेम्पररी नंबर है जिनका SSN अभी नहीं आया है। अच्छा। इसके लिए फॉर्म W7A का इस्तेमाल होता है और ये 2 साल के लिए वैलिड रहता है। लेकिन इसकी सीमाएं हैं। आप 18 अर्न्ड इनकम टैक्स क्रेडिट, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट या अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए नहीं कर सकते। ये तो बहुत स्पेसिफिक यूज केस है। हाँ, एक कहानी बताता हूँ। एक सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट ने भारत के एक यंग एंटरप्रेन्योर की मदद की जिसे यूएस में अपनी कंपनी के लिए ITIN चाहिए था। उस CA की गाइडेंस से न सिर्फ उसे ITIN मिला, बल्कि उसने यूएस टैक्स सिस्टम को सही से समझते हुए अपना बिजनेस सक्सेसफुली बढ़ाया। ठीक है, तो हमने क्लाइंट की आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली है। अब हमें इस साल की उनकी फाइनेंशियल स्टोरी चाहिए होगी। इसका मतलब है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। और ये एक ऐसी चीज है जहां लोग अक्सर गलती करते हैं। ये टैक्स फाइलिंग का दिल है।
सोचिए एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर का केस जिसे आईआरएस से ऑडिट का नोटिस आता है। ओके। वो अपने हजारों डॉलर के बिजनेस एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना चाहता है, लेकिन उसके पास एक भी रसीद नहीं है। अब क्या होगा? यहीं पर रिकॉर्ड कीपिंग के नियम जान बचाते हैं। तो क्या है वो नियम? हमें कब तक दस्तावेज संभालने चाहिए? जनरल रूल है कि आप अपने रिकॉर्ड्स कम से कम 3 साल तक रखें। 3 साल? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर आपने अपनी ग्रॉस इनकम का 25% से ज्यादा हिस्सा रिपोर्ट नहीं किया है, तो ये लिमिट बढ़कर 6 साल हो जाती है। अच्छा, तो 3 और 6 साल ही क्यों? इन नंबरों के पीछे कोई लॉजिक है? क्या ये आईआरएस के ऑडिट विंडो से जुड़ा है? एग्जैक्टली, आपने जड़ पकड़ ली। आईआरएस के पास स्टैंडर्ड ऑडिट करने के लिए 3 साल का समय होता है, इसीलिए 3 साल का नियम है। और बड़ी गड़बड़ के लिए ज्यादा समय? हाँ, अगर उन्हें शक होता है कि कोई बड़ी गड़बड़ है, जैसे 25% से ज्यादा इनकम अंडर रिपोर्टिंग, तो वो खुद को जांच के लिए दोगुना समय यानी 6 साल देते हैं। और याद रखिए, रिकॉर्ड्स को साबित करने की आखिरी जिम्मेदारी हमेशा टैक्स पेयर की होती है। और वो कौन से फॉर्म्स हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? यूएस इंडिविजुअल टैक्स का शहंशाह है फॉर्म 1040। इसके 3 मुख्य साथी हैं। शेड्यूल 1 एडिशनल इनकम एंड एडजस्टमेंट्स के लिए, शेड्यूल 2 एडिशनल टैक्सेस के लिए और शेड्यूल 3 एडिशनल क्रेडिट्स एंड पेमेंट्स के लिए। और सीनियर्स के लिए भी एक अलग फॉर्म है, राइट? हाँ, 65 या उससे ज्यादा उम्र के सीनियर्स के लिए है फॉर्म 1040 SR, जिसमें बड़े फॉन्ट होते हैं। नॉन रेजिडेंट एलियंस के लिए फॉर्म 1040 NR है। और अगर कोई गलती सुधारनी हो? तो फॉर्म 1040 X अमेंडेड रिटर्न फाइल होता है। मेरे एक क्लाइंट की बेकरी है, उसे आईआरएस से ऑडिट का नोटिस आया तो वो बुरी तरह घबरा गई। लेकिन फिर उसे याद आया कि वो सालों से अपने हर बिल और रसीद को स्कैन करके क्लाउड पर सेव कर रही थी। ये तो बहुत स्मार्ट है। हाँ, जब ऑडिटर ने सबूत मांगे तो उसे धूल भरी फाइलों में कुछ नहीं ढूंढना पड़ा, बस एक लिंक देना पड़ा। उसका ऑडिट कुछ ही घंटों में आसानी से खत्म हो गया। ये है अच्छे रिकॉर्ड कीपिंग की ताकत। ओके, तो हमारे पास सारे फॉर्म्स और रिकॉर्ड्स हैं। अब असली खेल शुरू होता है, नंबर्स का। 2024 के टैक्स रेट्स कैसे काम करते हैं और अगर कोई डेडलाइन चूक जाए तो क्या होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो 22% के टैक्स ब्रैकेट में है तो उनकी पूरी इनकम पर 22% टैक्स लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस का सिस्टम प्रोग्रेसिव है। इसे आसान भाषा में समझाएं तो ये बाल्टियां भरने जैसा है। आप पहले 10% वाली बाल्टी भरते हैं, फिर 12% वाली, और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट एनालॉजी। ये एक मार्जिनल रेट सिस्टम है। 2024 में एक सिंगल फाइलर के लिए पहले $11,600 पर 10% टैक्स है, फिर 11,601 से 47,150 तक की इनकम पर 12%, एंड सो ऑन। और इसी के साथ एक और पैरेलल टैक्स सिस्टम है, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, AMT। ये हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। इसे एक टैक्स सिस्टम का एक सेफ्टी नेट समझिए। सरकार ये पक्का करना चाहती है कि जो हाई इनकम वाले लोग बहुत सारे डिडक्शंस का फायदा उठाते हैं, वो भी कम से कम एक मिनिमम अमाउंट का टैक्स जरूर दें। आपको जो भी ज्यादा हो वो देना पड़ता है। और डेडलाइंस का क्या? नॉर्मल ड्यू डेट है अप्रैल 15। अगर आप फॉर्म 4868 फाइल करते हैं तो आपको फाइल करने के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है, अक्टूबर 15 तक। लेकिन और ये बहुत जरूरी है, ये सिर्फ फाइल करने का एक्सटेंशन है, टैक्स चुकाने का नहीं। टैक्स तो आपको अप्रैल 15 तक ही चुकाना होता है। अगर कोई टैक्स चुकाने या फाइल करने में देर कर दे तो कौन सी गलती ज्यादा भारी पड़ती है, फाइल न करना या पे न करना? ये एक शानदार सवाल है। आईआरएस की नजर में फाइल न करना ज्यादा बड़ा गुनाह है। अच्छा। हाँ, फेलियर टू फाइल पेनल्टी है 5% प्रति माह, जो 25% तक जा सकती है, जबकि फेलियर टू पे पेनल्टी सिर्फ 0.5% प्रति माह है। ओह वाओ, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इससे साफ पता चलता है कि आईआरएस चाहता है कि आप सिस्टम में बने रहें, भले ही आप तुरंत भुगतान ना कर पाएं। और अगर फ्रॉडुलेंट फेलियर टू फाइल का मामला है तो पेनल्टी आसमान छू लेती है, 15% प्रति माह, अधिकतम 75% तक। ये तो बहुत ज्यादा है। इससे एक बात तो साफ है कि टैक्स चुकाने की नीयत रखना बहुत जरूरी है। और ये मुझे अगले सवाल पर लाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि टैक्स साल में एक बार अप्रैल में दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है, खासकर फ्रीलांसरों के लिए। एब्सोल्युटली। यूएस टैक्स सिस्टम पे एज यू गो के सिद्धांत पर चलता है। सोचिए उस गिग वर्कर के बारे में जिसने साल भर खूब काम किया पर टैक्स के बारे में सोचा ही नहीं। अप्रैल में जब उसके सामने एक बड़ा सा टैक्स बिल आता है तो उसके पास चुकाने के लिए पैसे ही नहीं होते। और एस्टिमेटेड टैक्स इसी मुसीबत से बचाता है। एग्जैक्टली। इसमें आपका इनकम टैक्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स और AMT सब शामिल होता है।
लेकिन एक फ्रीलांसर जिसकी इनकम हर महीने ऊपर नीचे होती है, वो कैसे अंदाजा लगाएगा कि उसे हर तिमाही में कितना टैक्स देना है? ये तो बस गेसवर्क जैसा नहीं हुआ। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और आईआरएस इसका सोल्यूशन देता है सेफ हार्बर रूल्स के जरिए। ये नियम आपको पेनल्टी से बचाते हैं। क्या है ये रूल्स? पहला है 90% रूल, अपने करंट ईयर के टैक्स का कम से कम 90% चुका दें। दूसरा है? 100% रूल, अपने पिछले साल के टैक्स का 100% चुका दें। और तीसरा? तीसरा है $1000 रूल, अगर आपका कुल टैक्स $1000 से कम है तो कोई पेनल्टी नहीं। ठीक है, और हाई इनकम वालों के लिए कोई अलग नियम है? हाँ, अगर आपकी एजीआई $150,000 से ज्यादा है तो आपको पिछले साल के टैक्स का 110% चुकाना होगा। और ये पेमेंट्स कब कब करनी होती हैं? साल में 4 बार, अप्रैल 15, जून 15, सितंबर 15 और अगले साल की जनवरी 15। हमने ये तो समझ लिया कि टैक्स कैसे और कब भरना है, पर अब सवाल ये है कि टैक्स भरना किसे है? क्या हर किसी को जिसने एक भी रुपया कमाया हो रिटर्न फाइल करना जरूरी है? नहीं, हर किसी को फाइल करना जरूरी नहीं है। ये आपकी ग्रॉस इनकम, फाइलिंग स्टेटस और उम्र पर निर्भर करता है। तो 2024 के लिए वो क्या लिमिट्स हैं? अगर आप सिंगल हैं और 65 से कम उम्र के हैं तो $14,600 की ग्रॉस इनकम पर आपको फाइल करना होगा। मैरिड फाइलिंग जॉइंटली में अगर दोनों 65 से कम हैं तो लिमिट $29,200 है। और मैरिड फाइलिंग सेपरेटली? उसके लिए नियम सबसे अजीब है, वहां लिमिट सिर्फ $5 है। $5 बस? ये कोई गलती तो नहीं है? इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, ये कोई गलती नहीं है, नियम यही है। इसके पीछे की वजह यह है कि आईआरएस पति पत्नी को अलग अलग रिटर्न भरकर डिडक्शंस और क्रेडिट्स का गलत फायदा उठाने से रोकना चाहता है। अच्छा, ये बात है। हाँ, और कुछ मामलों में आपको कम इनकम पर भी फाइल करना पड़ता है, जैसे अगर आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से नेट अर्निंग्स $400 या उससे ज्यादा हैं। या फिर अगर आप रिफंडेबल क्रेडिट्स लेना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे अर्न्ड इनकम टैक्स क्रेडिट के लिए तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा, भले ही आपकी इनकम थ्रेशोल्ड से कम हो। हमने अभी फाइलिंग स्टेटस की बात की और मैरिड फाइलिंग जॉइंटली बहुत कॉमन है। ये टैक्स बचाता है, पर ये एक कानूनी जिम्मेदारी भी साथ लाता है जो रिश्ते में खटास आने पर बहुत उलझ सकती है। आपने एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी मुद्दे को उठाया है। सोचिए, एक महिला का तलाक होता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पूर्व पति ने सालों तक अपने बिजनेस की लाखों की इनकम उनके जॉइंट रिटर्न्स पर छुपाई थी। और अब आईआरएस उस महिला से वो सारा टैक्स, ब्याज और पेनल्टी मांग रहा है। ये एक भयानक स्थिति है। हाँ, तो क्या ऐसी स्थिति में उस महिला के पास कोई रास्ता है? यही मेरा सवाल है। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। जब आप मैरिड फाइलिंग जॉइंटली फाइल करते हैं तो आप जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। मतलब आईआरएस किसी से भी पूरा पैसा वसूल सकता है, लेकिन इससे बचाने के लिए आईआरएस ने कुछ रिलीफ प्रोविजंस बनाए हैं। और इसके लिए फॉर्म 8857 है, राइट? करेक्ट। इसमें 3 तरह की राहत मिलती है। पहली है इनोसेंट स्पाउस रिलीफ। ये तब मिलती है जब टैक्स की कमी आपके जीवन साथी की गलतियों के कारण हो और आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और बाकी दो? मैंने इंजर्ड स्पाउस क्लेम के बारे में भी सुना है। क्या वो भी इसी का हिस्सा है? नहीं, वो बिल्कुल अलग है। पहले 8857 की बाकी 2 राहतें समझ लेते हैं। दूसरी है सेपरेशन ऑफ लायबिलिटी रिलीफ, जो टैक्स की देनदारी को दोनों के बीच बांट देती है। और तीसरी है इक्विटेबल रिलीफ, जो तब मिलती है जब टैक्स देना आपके लिए अनफेयर हो। ठीक है, तो अब इंजर्ड स्पाउस क्लेम पर आते हैं। इंजर्ड स्पाउस क्लेम, जिसके लिए फॉर्म 8379 फाइल होता है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, इनोसेंट स्पाउस रिलीफ तब है जब आपके पार्टनर ने रिटर्न पर कोई नई टैक्स देनदारी पैदा कर दी, जिसके बारे में आपको पता नहीं था। और इंजर्ड स्पाउस क्लेम तब है जब आपका रिफंड आपके पार्टनर के किसी पुराने कर्ज को चुकाने के लिए ले लिया गया हो। प्रिसाइसली, आपने दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल सही पकड़ा है। इंजर्ड स्पाउस आपके रिफंड के हिस्से को बचाता है जब वो आपके पार्टनर के पुराने कर्ज जैसे चाइल्ड सपोर्ट या स्टूडेंट लोन्स के लिए जब्त कर लिया जाता है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। हाँ, जिस महिला की कहानी मैंने बताई थी उसने इनोसेंट स्पाउस रिलीफ के लिए आवेदन किया और साबित किया कि उसे अपने पति के फ्रॉड की कोई जानकारी नहीं थी। आईआरएस ने उसकी अर्जी मंजूर की और उसे उस भारी टैक्स के बोझ से आजाद कर दिया। आज हमने एक नए क्लाइंट के आने से लेकर उसकी पहचान की पुष्टि, दस्तावेजों को समझने और यहाँ तक कि रिश्तों की उलझनों से पैदा होने वाली टैक्स समस्याओं को सुलझाने तक का पूरा सफर तय किया। हमने सचमुच एक टैक्स रिटर्न को स्क्रैच से बनाया है। आज के लिए एक अंतिम विचार, टैक्स कानून सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, ये समाज के फाइनेंशियल बिहेवियर का आईना है। तो अगली बार जब कोई फॉर्म भरे तो सोचे कि वो नियम क्यों बनाया गया होगा।
हाँ, और उसका बड़ा आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।